हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज के सीरीज में हम आपको एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी या फिर अदर जो एग्ज़ाम होंगे, जैसे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं, बीएलएलबी वाले एग्ज़ाम होते हैं, एलएलबी के एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के बारे में हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपने पिछले जो कमेंट किए उससे जो है यह निश्चित हो जाता है कि आपके ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए साबित हुए। ठीक है, तो हम आपको जो है पहला पेपर होता है सेकेंड सेमेस्टर का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लाइबिलिटीज, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सेकेंड पेपर भी बोलते हैं। ठीक है, तो उस जो है सेकेंड पेपर के आपको 5-6 जो है वीडियो में आपका पूरा थ्योरी पार्ट जो है कवर हो जाएगा। तो हम एक बार एक करके आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे थ्योरी पार्ट का, उसके बाद हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है हम पहले कुछ बता देते हैं। जैसे यह जो है वीडियो एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए, बीए एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर वालों के, और जितने भी ऑल एग्जाम मतलब कोई भी हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट आता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब से यूनिवर्सिटी का सिलेबस ये है कि पहले यूनिट में जो है मतलब आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट 6 भागों में डिवाइड किया गया है। यूनिट 1, यूनिट 2 ऐसे करके यूनिट 6। ठीक है, पहला जो सब यूनिट है उसमें मूल अधिकार परिचय, आपका मूल अधिकार का परिचय, दूसरे में मूल अधिकार, तीसरे में डीपीएसपी मीन्स नीति निर्देशात्मक तत्व, चौथे में मूल कर्तव्य, पांचवें में सुप्रीम कोर्ट, छठे में संविधान संशोधन को बताया गया है। ठीक है, अब संविधान संशोधन को बताया गया तो यह आप पार्ट 6 में पढ़ेंगे। जो आप यह जो है पार्ट पहला है तो इसमें आप मूल अधिकार को परिचय पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार का परिचय क्या है, तो अब आपको पार्ट 1 जो है आपका यूनिट 1 मूल अधिकार परिचय है। तो मूल अधिकार परिचय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें योजना पढ़ेंगे कि मतलब जो है फंडामेंटल राइट्स की क्या क्या स्कीम होती हैं, और फंडामेंटल राइट जो है कौन क्लेम कर सकता है, मीन्स कौन दावा कर सकता है या किसके विरुद्ध अब जो है उपलब्ध होता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट किसके विरुद्ध होता है और इसका निलंबन कब किया जा सकता है। ठीक है, निलंबन मतलब कि यह कब सस्पेंशन होगा, मीन्स अगर आपको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, आपको अधिकार दिए गए हैं, तो आपके अधिकार कब छीने जा सकते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है फिर अगला आपका पॉइंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूल अधिकार होते क्या हैं। तो मूल अधिकार ये होते हैं संविधान के द्वारा हमें जो भी अधिकार दिए गए हैं जिसमें हमारी जो है हमारा या फिर हमारे जो है समाज का उन्नत होता है। ठीक है, मीन्स विकास होता है, उसको मूल अधिकार कहते हैं। और मूल अधिकार की गारंटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ली गई है। मीन्स आपके अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रखवाला भी कहा जाता है, इसलिए मूल अधिकार का जो है सबसे ज़्यादा गारंटी सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि संविधान बनाने वालों को पता था कि कुछ भी हो जाए लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने जो है अधिकार मीन्स अपने जो है गारंटी से विमुख नहीं होगा। ठीक है, अगला आपका सर्वप्रथम राज्य स्वराज्य विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी मूल अधिकार की। ठीक है, जो 1857 के क्रांति के बाद जो है इसकी मांग हुई थी। ठीक है, मूल अधिकार अमेरिका के लिखित संविधान, जो अमेरिका का लिखित संविधान है, मतलब 1751 में अमेरिका का लिखित संविधान सबसे पहले बना था। ठीक है, सबसे पहला जो बनने वाला लिखित संविधान वो अमेरिका का है। ठीक है, अमेरिका के लिखित संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, तब अमेरिका जिसे अगर जो मान लीजिए 1791 में अमेरिका से हम मूल संविधान मतलब जो मूल अमेरिका के जो मूल संविधान था, जो लिखित संविधान था, उसमें से जब फंडामेंटल राइट्स लिए तो उस अनुसार से जो है ना, तो भारत जो है इसका जो है फंडामेंटल राइट मतलब अमेरिका जो है फंडामेंटल राइट्स का पिता कहलाएगा। लेकिन 1931 जो में कराची अधिवेशन जो हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार की मांग की थी। अगर जो जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार की मांग की थी तो यहाँ पर देखें तो जवाहरलाल नेहरू को भारत में जो है मूल अधिकार का पिता कहा जाता है, मीन्स फादर ऑफ मूल फंडामेंटल राइट्स इज कॉल्ड जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में जो है मूल अधिकार के पिता जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, लेकिन विश्व के स्तर पर हम देखें तो मूल अधिकार का जो पिता अमेरिका को कहा जाएगा। ठीक है, अमेरिका का सबसे पुराना मीन संविधान लिखित संविधान है जो 1791 में बन गया था। ठीक है, अगली आपका जो है संविधान में मूल
समय में 395 अनुच्छेद व 22 भाग थे। मूल मूल समय का क्या मतलब है, जैसे जब संविधान आपका बनके तैयार हुआ था, मीन्स 26 नवंबर 1949 से थोड़ा आगे जो संविधान लागू हुआ था, ठीक है, उसके बाद जो है आपका पूर्णतः 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तब आपका उस समय का संविधान जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे व 22 भाग थे, ठीक है। लेकिन इस समय वर्तमान में जो संविधान है उसमें 25 भाग हो गए हैं और 470 अनुच्छेद हो गए हैं, ठीक है। अगर जो आपको ऑप्शन में 470 मिले तो वहाँ पे आप जो है 470 टिक कीजिएगा, और अगर जो मूल समय में अनुच्छेद की बात करें तो उसमें आप 395 टिक कीजिएगा। ये पिछली बार क्वेश्चन आया था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें आया था कि भारतीय संविधान में मूल समय में कितने अनुच्छेद थे, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था। अगला आपका पॉइंट है संविधान के भाग 3 व अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार वर्णित है। जैसे आपका क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान के कौन से भाग में मूल अधिकार का वर्णन है, तो आप बता सकते हैं कि भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप भाग 3 बता देंगे, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है कि भारत जो संविधान है आपका, उसके भाग 3 जो है मीन जिसमें मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, उसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा, अगर संविधान में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मूल अधिकारों का ही वर्णन दिया गया है, ठीक है। क्योंकि यह बहुत विस्तृत में दिया गया है मूल अधिकारों का वर्णन, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर कोई भी सरकार जो है वहाँ पर जो है कानून की सरकार बने, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्यक्ति विशेष की सरकार ना बने, ठीक है। ये सबसे मेन पॉइंट है। और अगला आपका पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स की जो विशेषताएं क्या है, मतलब मूल अधिकार की विशेषता क्या है, ठीक है। देखो, मूल अधिकार की विशेषता यह है कि ये सारे अधिकार जो है केवल भारतीयों को नहीं दिए गए हैं, विदेशियों को भी दिए गए हैं, और कुछ अधिकार केवल विदेशियों को नहीं दिए गए हैं, केवल भारतीयों को दिए गए हैं। जैसे कुछ अधिकार केवल भारत वालों के लिए हैं व कुछ अधिकार विदेशियों के लिए हैं, लेकिन शत्रु देश को छोड़कर। शत्रु देश का आप जान रहे हैं कि आपका किसी के साथ विवाद चल रहा है, मान लीजिए कि भारत का पाकिस्तान के साथ या फिर अफगानिस्तान के साथ या फिर जो है चीन के साथ कोई शत्रुता चल रही हो, तो वहाँ के जो व्यक्ति होंगे उनको हम लोग जो है मूल अधिकार की जो है मतलब जो कहा जाए स्वतंत्रता तो नहीं देंगे। विदेशियों के लिए ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर यह भी दिया गया है कि विदेशियों के लिए हैं, लेकिन क्या वहाँ पे आपको उनको नहीं दिया जाएगा जो शत्रु देश हैं, ठीक है। अगला आपको पॉइंट, कुछ अधिकार केवल भारत वालों के लिए हैं, कुछ विदेशियों के लिए दिए गए हैं, ठीक है, शत्रु देशों के लिए नहीं। अगला पॉइंट, ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। असीमित क्या, ऐसा नहीं है कि यार जो है मूल अधिकार का इतना उल्लंघन कर दे, कह दे नहीं हमारे को जो है मूल अधिकार है, हमको अधिकार है अधिकार। तो अधिकार का मतलब ये नहीं है, आपके अधिकार का मतलब सिंपल सा इतना है जहाँ तक आपके विकास में काम आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जैसे देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, आप जो है माइक से या फिर साउंड से अपना जो हार्न बजा रहे हैं, तो वहाँ पर किसी दूसरे को डिस्टरबेंस ना हो, ऐसे अधिकार मतलब हैं। ये नहीं कि आपके अधिकार दिए गए हैं, आप दूसरे को डिस्टरबेंस कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ माननी नहीं होगी, ठीक है। वाद योग्य है मीन्स मूल अधिकार को लेकर आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। मूल अधिकार को लेकर आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में जाने का मतलब सिंपल सा ये है कि मूल अधिकार में चेंज भी हो सकता है, ठीक है। मूल अधिकार आपके जो हैं उसमें चेंज हो सकता है, लेकिन इसका जो मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है। मूल अधिकारों के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन ये वाद योग्य हैं, चेंज हो सकते हैं। अगला आपका पॉइंट है, यह न्यायोचित होते हैं, व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकता है। मीन्स आपके अगर मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं, या फिर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। अगला आपका, ये सरकार अथवा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे अगर जो आपका सरकार जो है आपके मूल अधिकारों का हनन करे तो आप उसके ऊपर केस जो दायर कर सकते हैं, और अगर जो कोई व्यक्ति विशेष आपका हनन करता है मूल अधिकारों का
तो आप उसके ऊपर जो है केस दायर कर सकते हैं। ठीक है, अगला आपका ये नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों होते हैं। ठीक है, नकारात्मक का मतलब क्या है, जैसे अभी बहुत से लोग जो है जैसे जनरल कैटेगरी में जो आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे एससी या फिर मतलब अदर कैटेगरी वालों को ज़्यादा ही रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो ये जो है जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके मेंटालिटी के लिए ये जो नकारात्मक है, मीन्स अगर जो देखा जाए तो रिजर्वेशन नकारात्मक है। लेकिन वही चीज़ अगर जो देखा जाए किसी एससी कैटेगरी वालों से या फिर अदर से पूछा जाए तो वो चीज़ उनके लिए सकारात्मक है, क्योंकि वहाँ पे जो है उनके उत्थान के लिए ये रिजर्वेशन लाया गया था। ठीक है, तो ये अलग बात है कि किसी के लिए नकारात्मक किसी के लिए सकारात्मक हो सकते हैं। अगला आपका पॉइंट है ये स्थायी नहीं होते हैं, संसद इसमें कटौती कर सकता है लेकिन संशोधन नियम के द्वारा, ना कि साधारण विधेयक के द्वारा। तो यहाँ पे इस पॉइंट का क्या मतलब है, जो आपके मूल कर्तव्य होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये स्थायी नहीं होते। स्थायी मतलब ऐसा नहीं है कि ये अगर जो ये बन गया है तो इसके बाद ये सर्वथा बने रहेंगे मूल अधिकार। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। इसमें क्या हो सकता है, संसद इसमें कटौती कर सकती है। ठीक है, इसमें संसद क्या करेगी, इसमें कटौती कर देगी। ठीक है, लेकिन संसद कटौती कब करेगी, इसके मूल ढांचे में परिवर्तन ना हो। मूल ढांचे में परिवर्तन ऐसा नहीं है कि आपके किसी अधिकार का हनन हो जाए और संसद कटौती करती रहे, ऐसा कदापि नहीं होगा। संसद परिवर्तन करेगी लेकिन आपके मूल ढांचे में का हनन ना हो। और इसमें जो है संशोधन साधारण विधेयक संशोधन से नहीं होगा, इसमें जो है आपका संशोधन नियम के द्वारा होगा। संशोधन नियम आर्टिकल 368 में आपको जो है 368 में संशोधन नियम आप पढ़ेंगे, उससे आपका यहाँ संशोधन किया जाएगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट मूल अधिकारों का निलंबन कब हो सकता है। ठीक है, तो निलंबन आपका मूल अधिकार का, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल में इसका निलंबन किया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 का नहीं। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल अगर जो आपका लग रहा है, मैं मान लीजिए आपके राज्य में या फिर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है, तो आपका जो है सारे मूल अधिकारों का निलंबन हो जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 का नहीं होगा। ठीक है, और अगला पॉइंट आपका है बाहरी आक्रमण या युद्ध के दौरान अनुच्छेद 19 का भी निलंबन किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 क्या होता है, अनुच्छेद 19 हम आगे अभी स्लाइड में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 आपका स्वतंत्रता का अधिकार होता है। ठीक है, आपको जो है इसमें स्वतंत्रता दिया गया है, उसका अधिकार है। ठीक है, लेकिन आंतरिक में नहीं। मान लीजिए आपके जो है अपने देश में अगर जो कोई दिक्कत हो जाए, शांति भंग हो जाए, तो वहाँ पे आपका आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। अगला आपका पॉइंट कौन कौन से आपके जो है नागरिकों को प्राप्त है और कौन कौन से आपके विदेशी और नागरिक दोनों को प्राप्त हैं अधिकार। ठीक है, तो आर्टिकल देखिए आपको जो है केवल एक याद कर लेने हैं कि चाहे आप नागरिकों वाले याद कर लीजिए, चाहे नागरिकों विदेशी वाले दोनों को। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए केवल नागरिक को प्राप्त अधिकार आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, 5 अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। और यहाँ पर आपके जो इतने अधिकार हैं आर्टिकल 14, 20, आर्टिकल 21, 22, आर्टिकल 23, 24, आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 27, 28, ये विदेशी और नागरिकों दोनों को प्राप्त अधिकार हैं। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 देखो राज्य की परिभाषा जो है वह भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, और मूल अधिकार की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत करता है। मीन्स आपके मूल अधिकारों को अगर मान लीजिए हनन होता है या फिर मूल अधिकार की कोर्ट समीक्षा करना चाहे, उसकी जांच करनी चाहे, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे करेगा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत करेगा, वह हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत करेगा। ठीक है, अगला आपको पॉइंट यहाँ पर आपके जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, यह आपके जो है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इसी जो स्लाइड से आपके क्वेश्चन जो है बनेंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो मौलिक अधिकार मीन्स किस भाग में वर्णित है, अभी आपको बताया गया भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट भारत के संविधान का भाग 3 समृद्ध है किससे। तो अभी आपने जो पहला क्वेश्चन किया तो मूल अधिकारों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन मूल अधिकारों के सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो अभी आपका 1791 में देखिए सबसे पहले आपका जो है
संयुक्त राज्य अमेरिका ने मूल अधिकारों की संवैधानिक मान्यता दी थी। अगला आपका क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, मौलिक अधिकार आपके जो है किसमें वर्णित हैं? आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 13 से 36, आर्टिकल 15 से 39 या आर्टिकल 16 से 40। तो आप लोग अभी अगर जो ध्यान दिए होंगे तो आर्टिकल 12 से 35 में मूल अधिकार वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकार कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा के अनुरूप है, सरलता से संशोधनीय नहीं है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, संविधान, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो आपका पता है कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। तो 12 से 35 तक अगर जो आप काउंट करते हैं तो आपका जो है 12, 13, 14, 15 करके आपका 35 तक आपके मूल अधिकार 24 हो जाते हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों का कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आपके मौलिक अधिकार जो है, पहले आपके मौलिक अधिकार 7 थे, आपका एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया। वह जो आपका मौलिक अधिकार उससे संबंध था कि आपका जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जो आपकी अब एक कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान हैं? ठीक है, यहाँ पर आपका कुल भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे में आपका जो है 7 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका जो है एक संपत्ति का अधिकार भी हो जाएगा। यहाँ पर वर्तमान की बात करें तो आपका मौलिक अधिकार 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? ठीक है, प्रवर्तनीय कौन है? भाई मूल अधिकार है, बिल्कुल अभी आप लोगों ने पढ़ा। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किसको? उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, उपयुक्त दोनों को, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों को। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल सही, उच्च न्यायालय, यह भी जो है आपका सही है। लेकिन आपका जो क्या बोला गया है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगर जो आपको जो है मौलिक अधिकार में जानने का मीन्स अगर जो बात करें तो आप जो है मौलिक अधिकारों के बारे में बात किया गया ना, तो अगर जो आपके मूल अधिकार का हनन हो तो आप उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय दोनों जा सकते हैं। लेकिन अगर जो आपको यहाँ पर जो है निम्न को प्रदान किया जाता है तो आप सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय लगाएंगे। अगला आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है क्या है, मूल अधिकारों का संरक्षक, यहाँ पर आपका जो है कोई भी आंसर नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है न्यायपालिका आपका हो सकता है। अगर न्यायपालिका मीन्स अगर जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होता तो सुप्रीम कोर्ट सही होता। अंतर्गत की बात किए गए तो न्यायपालिका आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो यहाँ पर आप जानते हैं प्रधानमंत्री का कोई मतलब ही इससे नहीं होता है, सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं। आपका निलंबन जो है, निलंबन का आदेश संसद जारी करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा। उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन कर सकता है, लेकिन मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संसद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित नहीं किया जा सकता? निलंबित किया जा सकता है, या फिर किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या फिर ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो यहाँ पर आप जानते हैं मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, ये आप जानते हैं मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगला आपका क्वेश्चन, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों को प्रवर्तित करने की शक्ति आपको
संसद के द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, आपका मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन सा कर सकता है? ठीक है, मौलिक अधिकारों का निलंबन आपका प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन आपका राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आपके यहीं पे जो है यह पार्ट समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।